लाल सिंह। इसके बाद विक्रम उर्फ हिडमा, निवासी जिला सुकमा, एसीएम रैंक के अधिकारी हैं जो आत्मसमर्पण करेंगे, जिन पे 14 लाख रुपए का इनाम था। मैं मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि भारत के संविधान की एक प्रति उनको देकर उनका आत्मसमर्पण स्वीकार करें। इसके बाद समर उर्फ समरू, निवासी जिला बीजापुर, जो वर्ष 2011 से नक्सल पार्टी में सम्मिलित हैं। 303 राइफल एवं 13 राउंड्स के साथ, जिनके ऊपर 14 लाख का इनाम है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के समक्ष अपने हथियार त्याग कर भारत के संविधान की प्रति प्राप्त करेंगे। शिल्पा, निवासी जिला बीजापुर, वर्ष 2022 से नक्सल विरोधी अभियान में नक्सलियों के साथ जुड़ी रही हैं, जो कि इंसास राइफल के साथ इंसास राइफल को त्याग कर भारतीय संविधान की प्रति प्राप्त करेंगे। इसके बाद जयशीला, सिंगल शॉट राइफल एवं एम्युनिशंस के साथ, निवासी जिला बीजापुर, अपने हथियार त्याग कर संविधान की प्रति प्राप्त करेंगे। सलीता उर्फ सावित्री, निवासी जिला बीजापुर, वर्ष 2017 से नक्सल पार्टी में सम्मिलित हुई हैं, जो एसएलआर राइफल समर्पित कर भारतीय संविधान की प्रति प्राप्त करेंगे। इसके बाद नवीन उर्फ हिडमा, निवासी जिला सुकमा, वर्ष 2014 से नक्सल पार्टी में सम्मिलित रहे हैं, जो कि सिंगल शॉट राइफल समर्पित कर भारतीय संविधान की प्रति प्राप्त करेंगे। इसके बाद जरीना, वर्ष 2014 से पार्टी में सम्मिलित हैं, एसीएम रैंक की हैं, जो कि हथियार त्याग कर आत्मसमर्पण करेंगे। इसके बाद कान्हा बोरमदेव डिवीजन के एसजेडसीएम राकेश होड़ी, जो वर्ष 2002 से पार्टी में सम्मिलित हैं, डीवीसीएम एसजेडसीएम रैंक के हैं, जो AK-47 राइफल समर्पित कर भारतीय संविधान के प्रति लेंगे। और इसके बाद जिला बालाघाट और एमएमसी जोन के एसजेडसी सचिव सुरेंद्र उर्फ कबीर, AK-47 राइफल त्याग कर भारतीय संविधान के प्रति प्राप्त करेंगे। सर, आज कुल 10 नक्सलियों ने जिन्होंने समर्पण किया है सर, उनके ऊपर 2,36,00,000 रुपए का कुल इनाम मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ की सरकारों द्वारा किया गया था। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय एसपी सर, और जिनके प्रयासों के साथ नक्सल विरोधी अभियान में पुनर्वास से पुनर्जीवन तक यह अभियान आत्मसमर्पण हुआ। और इसी के साथ आत्मसमर्पण और नक्सल विरोधी अभियान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले कर्मियों का भी यहाँ पे सम्मान किया जा रहा है। और मैं सबसे पहले आमंत्रित कर रहा हूँ एएसआई काशीराम उइके जी, और सभी एक साथ आ जाए। एएसआई काशीराम उइके जी, हेड कांस्टेबल रघुवीर पंद्रे, मिथिलेश मेरावी, तुलसी यादव और श्री गुलाब सिंह उइके, जिन्होंने इस अभियान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा, डॉक्टर मोहन यादव जी द्वारा इनका सम्मान किया जा रहा है पशुपति पत्र देकर। हेड कांस्टेबल रघुवीर पंद्रे, और इसके बाद मिथिलेश मेरावी। रघुवीर पंद्रे के बाद मैं आमंत्रित कर रहा हूँ मिथिलेश मेरावी, हेड कांस्टेबल, और उसके पश्चात कांस्टेबल तुलसी यादव और बीट गार्ड गुलाब सिंह उइके, जिन्हें इनके अदम्य साहस और महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए सम्मान कर रहे हैं। सभी एक साथ आ जाए। तुलसी यादव, मिथिलेश मेरावी और गुलाब सिंह उइके सभी एक साथ यहाँ पहुँचे, जिनका हम सम्मान कर गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। इस पुनर्वास से पुनर्जीवन तक जो सफर तय कर रहे हैं, इनकी गरिमामय, इनके अदम्य साहस का सम्मान माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी द्वारा किया जा रहा है। और इसी क्रम में आज के इस अवसर पर हमारे बीच में उपस्थित हैं प्रभारी मंत्री बालाघाट
मैं इसी के साथ मैं आमंत्रित कर रहा हूँ मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का एक बार करताल ध्वनि के साथ इनका अभिनंदन करें। माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी का मेरे साथ बोले भारत माता की, भारत माता की। आज का दिन वाकई अद्भुत दिन है। मंच पर विराजमान माननीय प्रभारी मंत्री राव उदय प्रताप सिंह, इस अवसर पर माननीय विधायक गौरव पारधी जी, माननीय विधायक विक्की भाई, सभी सम्माननीय मंच, डीजी कैलाश मकवाना जी, आईजी बालाघाट संजय सिंह जी, आईजी सीआरएफ श्रीमती नीतू भट्टाचार्य जी, डीआईजी तरुण नायक जी, फील्ड डायरेक्टर रविंद्र त्रिपाठी, मृणाल मीना जी, आदित्य मिश्रा जी, रजत सकलेचा जी, सियाज के एम, कमांडेंट हॉक फोर्स विक्रांत सारंगपानी, कपिल सिंह या कपिल गिल, श्री पुनीत गोयल, ये बहादुर जवानों के नाम में जवान करके ले रहा हूं। जोरदार अभिनंदन करें सारे अधिकारियों और पुलिस जवानों के लिए। सच में कलेक्टर मृणाल, आदित्य मिश्रा, हमारे लिए आईजी संजय, तो ऐसा लग रहा है जैसे यही के बासिंदे हो गए। जोरदार ताली बजाएं हमारे सारे अधिकारियों। इस बात के लिए मध्य प्रदेश पुलिस को सम्मान मिलना चाहिए। आज के दिन वो भगवान सूर्यनारायण भी थोड़ी ज्यादा ही आभा दे रहे हैं हमारे लिए। ये शौर्य पराक्रम का दिवस है। जोरदार अभिनंदन हमारे सभी जवानों के लिए। यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री जी का भी जोरदार अभिनंदन करें, जिनके नेतृत्व में लाल सलाम को आखिरी सलाम का लगातार चलता बढ़ता अभियान और मुख्य धारा के साथ जुड़ने के लिए पुनर्वास नीति के अंतर्गत यद्यपि हमारे सशस्त्र जवानों ने हमारे सारे प्रयास, हम किसी के साथ कभी भी कोई अन्याय नहीं करना चाहते, लेकिन अगर किसी कारण से हमारे लॉ एंड ऑर्डर में कहीं परेशानी आ रही, कठिनाई आ रही, तो ये बात किसी भी सरकार को बर्दाश्त करना कठिन जाता है। मैं मान के चलता हूं यशस्वी प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने जो मार्च 2026 और अब तो जनवरी 2026 तक की टाइम लिमिट दी है, हमारी पुलिस ने वो काम करके दिखाया जिसमें वाकई वो अभिनंदन की हकदार है। जोरदार अभिनंदन हमारे तीनों तरह के पुलिस फोर्स के लिए। भारत सरकार के समर्थन के साथ छत्तीसगढ़ में रोज ये ऐसे दृश्य आम हैं। हमारे लिए ये नई बात, पहले एक महिला नक्सली सुनीता ने हमारे बीच आकर के इस शांति के पथ पे कदम बढ़ाया था। जोरदार अभिनंदन करें पुलिस के तब के वातावरण के लिए। और उसके बाद ये डलम का एक नया 10 सदस्यीय समूह, जिसके आधार पर हमारे लिए अगर इनके नाम देखें तो ये सुरेंद्र उर्फ कबीर, जिसपे मध्य प्रदेश ने 12 लाख का, छत्तीसगढ़ ने 25 लाख का, महाराष्ट्र ने 25 लाख का इनाम डिक्लेयर किया था। कुल जवाब 62 लाख का इनाम इस पे था। आज इनने सरेंडर किया है ये संविधान की कॉपी लेकर के। हम एक तरह से पुनर्वास की नीति के अंतर्गत शासन की योजना हमारे सारे व्यवस्थाओं के लिए हमारे साथ मिलकर के उस मार्ग को त्याग करके जिससे कठिनाई पैदा होती है, समाज में अव्यवस्था होती है, और कानून के रास्ते पे जो आएगा सरकार उसका पुनर्बसाहट का पूरा काम करेगी। निश्चित रूप से राकेश होडी इन्हीं का भी इसी प्रकार से ये वो नाम तो सलिता, लालू, शिल्पा, नवीन, जयशीला, विक्रम, जरीना और समर सब मिलाकर के 2,36,00,000 का अलग अलग इनाम इन पर डिक्लेयर था, और ये आज हमारे मुख्य धारा में मिल रहे हैं। मैं माननीय प्रधानमंत्री और माननीय गृह मंत्री की भावना के अनुसार मध्य प्रदेश सरकार के माध्यम से हम जो कर सकते हैं पुनर्वास के लिए
उससे आगे बढ़ के करेंगे, ये पक्का है। और हर तरह से जो हमारे साथ हथियार त्याग करके आ रहे हैं उनके लिए चिंता करने का काम हमारी सरकार का। हमारी सरकार के माध्यम से और भी जो बचे हैं वो हथियार त्यागे, इस अपेक्षा के साथ मैं बताना चाहूंगा, अकेले 2025 में बालाघाट जोन में अब तक 10 हार्डकोर नक्सलियों को धराशायी करने का काम हमारी पुलिस ने किया था। ये बड़ी बहादुरी का काम था। लगभग 1.46 करोड़ का इनाम इन पर था। मैं मान के चलता हूं, जब मलाज खंड की दलम एसीएस सुनीता ने 1 नवंबर को पुलिस के आगे सरेंडर किया था, जिन पे लगभग 17.5 लाख का इनाम था। और उसके साथ साथ जब हमारा ये लगातार अभियान चला, इसी का परिणाम है कि हमारे एमएमसी जोन के प्रवक्ता अनंत उर्फ विकास नगपुरे द्वारा सीमावर्ती जिलों में 11 सशस्त्र वर्दीधारी नक्सलियों के साथ मैं हथियार आत्मसमर्पण किया था। मैं लंबी चौड़ी बात न करते हुए, क्योंकि 5 बजे हमारा हेलीकॉप्टर उड़ने का समय है, लेकिन आज का ये समय तो वास्तव में माननीय डीजीपी का रात को फोन आया तो हमने कहा मैं सब काम छोड़ के चलूंगा। हर हालत में हमारे जवानों का ये ऐतिहासिक दिन है, हमारी अपनी सफलता का यह नया प्रतिमान बन रहा है। जब हम इस दिशा में काम कर रहे हैं, कई प्रकार से बालाघाट जोन को, मैं बालाघाट ही नहीं, मंडला, डिंडोरी, एक के बाद एक लगभग 2 साल के अंदर ये जिले हमारे भारत सरकार की उस लिस्ट से बाहर आए जिसको हम डेंजर जोन में मानते थे। धीरे धीरे करके बालाघाट का भी कान्हा पर्यटन का केंद्र, ये पूरा क्षेत्र, और उम्मीद करेंगे जनवरी तक हम अपने उस संकल्प की पूर्ति मध्य प्रदेश सरकार बालाघाट जिले से भी करके देगी, जिसकी माननीय गृह मंत्री जी ने अपेक्षा की है। जोरदार अभिनंदन करें इस माध्यम से। आज के इस अवसर पर बहुत सारी सौगातें अलग अलग प्रकार से हमारे शासन के द्वारा दी जा रही है, और भी देने का प्रयास करेंगे। विशेष सहयोगी दस्ता 882 स्वीकृत पद करते हुए हमने सभी प्रकार से हमारे नवयुवकों को इस अभियान में शामिल होकर के राष्ट्रधारा के साथ हमारी ताकत को बढ़ाने का काम किया है। जनता की सुविधा के लिए भी बालाघाट पुलिस द्वारा दूरस्थ नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में 46 एकल सुविधा केंद्र खोले गए। एकल सुविधा केंद्रों के माध्यम से युवाओं का चयन निजी कंपनियों से दिलवा करके उनको सिंगल क्लिक से नियुक्ति पत्र दिलवाए जा रहा है। एकल सुविधा केंद्र के माध्यम से भी वन अधिकार पट्टे से लेकर सभी प्रकार की चिंता का काम हमारे द्वारा किया जा रहा है। जब हम अपने प्रभाव की बात करते हैं तो इसी वर्ष नक्सलवादी गतिविधि रोकथाम के लिए जिला बालाघाट में 10, जिला मंडला में एक नया कैंप स्थापित किया था, जिससे हमारी नक्सल विरोधी गतिविधियों पर प्रभाव पड़ा और नक्सलवादियों का दायरा सिमटता जा रहा है। इसी तरह से 15 नवीन अस्थायी कैंप भी हमारे द्वारा लगाने का प्रयास किया है, और हाक फोर्स के 1200 जवान लगातार अंकुश लगाने के लिए, और इसी के कारण से हाक फोर्स और 328 जवानों को जिला बल सहित हमने उनकी बहादुरी के फलस्वरूप क्रम पूर्व पदोन्नति देने का काम भी हमने किया था। जोरदार अभिनंदन करें हमारे बहादुर जवानों के लिए भी। और हमारे बीच में से हमारे कुछ समय पहले एक बहादुर जवान आशीष ने अपने प्राणों की आहुति देकर भी इस संकल्प की पुष्टि कराने का काम किया। जोरदार अभिनंदन। आशीष का बलिदान आज हमारे लिए सार्थक हो रहा है। इसी बहादुरी के कारण से हमारे बल के जवानों ने जो संकल्प किया था कि हम लगातार जिस उद्देश्य के लिए, जिस पवित्र उद्देश्य के लिए लगे, उसको हासिल करेंगे। जीवन तो क्षणभंगुर है, जीवन में जो आया वो जाएगा, लेकिन आने जाने के क्रम में अपने काम के प्रति समर्पण करते हुए जिस प्रकार से जो काम की अपेक्षा की गई है, और यह दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, और लोकतंत्र हमारे संविधान के माध्यम से चलता है, ऐसे में हथियार उसका समाधान नहीं हो सकता है। हथियार छोड़ करके संविधान के छाया के माध्यम से हम जीवन की सभी सुविधा देने के लिए
कृत संकल्पित हैं। आओ आगे बढ़ो, हमारे साथ आओ, पुनर्वास की नीति अपनाओ, आपके जीवन की गारंटी, आगे बढ़ने की गारंटी, सभी प्रकार के जीवन में सहयोग की गारंटी हमारी सरकार लेने वाली है। माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में किसी हालत में लाल सलाम को सलाम करने की हमारी प्रतिबद्धता है। दुनिया की कोई ताकत अब हमको रोक नहीं सकेगी। अल्लाह आज नहीं तो कल, मैं दोबारा दोहराना चाहूंगा, हमारे बालाघाट सहित पूरे क्षेत्र में एक भी व्यक्ति को हथियार उठाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसी आशा और अपेक्षा के साथ मैं सारे जवानों को बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय, आपके प्रयासों के साथ। और मैं अब कोटा रेंज के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ सेनानी हाफ फोर्स श्री सियाज खान। कार्यक्रम की अंतिम कड़ी में मैं सियाज खान, सेनानी हाफ फोर्स, आज के ये गरिमामयी कार्यक्रम में पधारे प्रदेश की मुख्यमंत्री। अभियान की सफलता का बहुत बड़ा दिन है। मेरी अपनी ओर से यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, माननीय गृह मंत्री जी के उस आह्वान के लिए आज हमारी पुलिस ने बड़ा काम किया है, जिनमें डेडलाइन दी कि 2026 जनवरी तक हर हालत में या तो नक्सलवादी सरेंडर करे या उनको हम मैदान से समाप्त करेंगे। उसी अभियान में बीते दिनों 1 नवंबर को एक बड़ी नक्सल नेता सुनीता ने, जिस पर 17.5 लाख का इनाम था, सरेंडर किया था। और मध्य प्रदेश के इतिहास का ये सबसे बड़ा सरेंडर आज हमारा यहाँ 10 अलग अलग सदस्यों द्वारा किया गया। इसमें सुरेंद्र उर्फ कबीर, जिस पर 62 लाख का इनाम है। इसी के साथ राकेश ओडी, मनीष पिता समरथ, इस पे भी 62 लाख का इनाम मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र पुलिस द्वारा, तीनों राज्य की पुलिस जिनको ढूंढ रही थी। समर उर्फ समारू, इस पे 14 लाख का इनाम। सलिता उर्फ सावित्री, इस पे 14 लाख का इनाम। विक्रम उर्फ हिडमा, इस पे 14 लाख का इनाम। लाल सिंह मरावी, इस पे 14 लाख का इनाम। शिल्पा निप्पो, इस पे 14 लाख का इनाम। जरीना जोगी मुसाक, इस पे 14 लाख का इनाम। जयशीला उर्फ ललिता, 14 लाख का इनाम। नवीन नुप्पो, इस पे भी 14 लाख का। कुल जमा लगभग 2 करोड़ 36 लाख का इनाम इन विविध अलग अलग प्रकार के 10 नक्सलवादी दलम पे था। इन्होंने सबने पुलिस की योग्य कार्रवाई के कारण से अपने आप को सरेंडर किया है। मध्य प्रदेश सरकार सारे अभी भी बचे हुए जो कुछ, यद्यपि हमारे राज्य में बहुत थोड़े से बचे हैं, मैं आपके माध्यम से भी अपील करूंगा कि आइए हम सब पुनर्वास की नीति के माध्यम से उनके जीवन की भी गारंटी लेंगे। लेकिन ये समय सीमा भी है और यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री जी का हमारा सबका संकल्प है कि हर हालत में हमारी धरती पर नक्सलवाद का हम खात्मा करके रहेंगे। तो मैं एक बार फिर आज इस बालाघाट के सारे पुलिस अधिकारियों को, सभी प्रकार के हमारे वरिष्ठ अधिकारियों को, पुलिस जवानों को, सरकार के माध्यम से हम सभी प्रकार के अभियान चलाने के लगातार सतत रूप से उसकी चिंता भी कर रहे हैं और कई कारणों से जनता की जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए भी नीचे तक उतारते हुए। एक और ख़ास बात, हमारे राज्य के अंदर आज भी जिन्होंने समर्पण किया है ये हमारे दबाव के कारण हुआ है और इसमें से अधिकांश लोग हमारे गैर मध्य प्रदेश के हैं, लेकिन हमारे राज्य के अंदर हम किसी प्रकार की गतिविधि नहीं चलने देंगे, यह उसका परिणाम है। उम्मीद करते हैं अगर और भी कुछ बाहर के बच्चे होंगे तो उनसे मुक्त कराएंगे। हमारे 2 साल के चले हुए अभियानों में डिंडोरी मंडला तो पूर्णतः नक्सलवादी गतिविधि से मुक्त पाया गया। आज के बाद हमारा ये बालाघाट का भी करीब करीब पूरा हिस्सा और ख़ास करके कान्हा, बांधवगढ़, ये जो हमारे
टाइगर अभयारण्य है, इनके अंदर जो संभावना रहती थी वो भी शून्य हुई है। उम्मीद करेंगे कि और जल्दी अच्छे परिणाम आएंगे। एक बार फिर मेरी अपनी ओर से सभी अधिकारियों को बधाई। देखिए, हमारे राज्य के निकटवर्ती राज्यों के मुख्यमंत्री से तो मिलना ही है लगातार, लेकिन ये एक समेकित अभियान चल रहा है जो केवल मध्य प्रदेश का, छत्तीसगढ़ से नहीं है, महाराष्ट्र का भी है। आसपास के सारे राज्यों में जहाँ जहाँ नक्सलवादी समस्याएं हैं, माननीय प्रधानमंत्री, माननीय गृह मंत्री के नेतृत्व में समेकित रूप से हम हर जगह नक्सलवादियों के खिलाफ पूरी ताकत से भी लगे और जो मैदान में आता है और मैदान में लड़ना चाहता है उसका मैदान में खात्मा करते हैं, और जो आके सरेंडर करता है उसकी जीवन की गारंटी लेके उसका पुनर्वास कराते हैं। ये हमारी पॉलिसी है, उसी पे हम चल रहे हैं। सर, क्या अपील करना चाहते हैं तो बचे हुए? अपील पहले दोहराई ना मैंने, फिर दोबारा दोहरा देता हूँ। जो हमारे साथ आकर के हथियार का समर्पण करना चाहता है तो उसकी जीवन की गारंटी हमारे द्वारा ली जा रही है। उसके जीवन के पुनर्वास को लेकर के सभी प्रकार के आजीविका के लिए जुड़े हुए जो जरूरत होगी वहाँ भी मदद करेंगे। मकान से लगा करके बाकी चीज़ों की चिंता करेंगे। इनाम भी देने वाले हैं और उसी के अलावा भी और कहीं कोई किसी प्रकार की कष्ट होगा उसमें भी हम खड़े हैं। लेकिन हथियार उठा करके जो मध्य प्रदेश के भोपाल में एक दिवसीय राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कार्यान्वयन हेतु आयोजित इस कार्यशाला के मुख्य अतिथि माननीय राज्यपाल मध्य प्रदेश श्री मंगू भाई पटेल जी, माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश डॉक्टर श्री मोहन यादव जी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रणेता माननीय मंत्री शिक्षा भारत सरकार श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, श्री इंदर सिंह परमार माननीय मंत्री उच्च शिक्षा मध्य प्रदेश सरकार, श्री उदय प्रताप सिंह जी माननीय मंत्री स्कूली शिक्षा मध्य प्रदेश सरकार, श्री विश्वास सारंग माननीय खेल युवा कल्याण एवं सहकारिता मंत्री मध्य प्रदेश, मंच पर आसीन गणमान्य अतिथिगण, यहाँ हॉल में उपस्थित शिक्षा जगत के सभी शिक्षाविद, विशिष्ट अतिथिगण, देवियों और सज्जनों, कल शाम को जब मैं राजा भोज इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जब पहुंचा तो मुझे अनायास कुछ एक याद आ गई कि जो मैंने कुछ दिनों पहले पढ़ा था। राजा भोज के बारे में लिखा गया था कि वो महज 45 वर्ष की ही उनकी आयु सीमा रही। 1010 में पैदा हुए और 1055 में उनकी मृत्यु हो गई थी। लेकिन इस 45 वर्ष के कार्यकाल में उन्होंने 84 पुस्तकें लिखी और ये जो 84 पुस्तकें लिखी, उनके जो सब्जेक्ट्स हैं वो इतने विविध हैं कि शिक्षा के हर क्षेत्र को वो कवर करते हैं। उन्होंने रसायन शास्त्र पर लिखा, धर्मशास्त्र पर लिखा, पतंजलि के योग सूत्र पर लिखा, पर्सनल हाइजीन पर किताब लिखा। तो एक तरीके से देखा जाए तो अंग्रेजी में एक शब्द है पॉलीमैथ, जिसको हिंदी में बहुश्रुत कहते हैं। तो मुझे इस बात का भी सुखद अनुभव हुआ कि आज मैं सुबह जब इस ऐतिहासिक हॉल में आया तो इस हॉल का भी नाम राजा भोज सभागार है। तो मध्य प्रदेश में एक शिक्षा के प्रति और एक इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज के प्रति एक बहुत ही पुराना इतिहास है और ये इतिहास मैं अपने लिए अपने आप को याद दिला रहा हूं। सर, अभी कुछ दिनों पहले मैं एक परिचर्चा सुन रहा था जिसमें एक नोबेल प्राइज में इकोनॉमिक्स के विनर थे। उनसे पूछा गया कि यदि किसी समाज को देखना है और ये अनुमान लगाना है कि उस समाज में क्या कुछ हो रहा है, क्या वो अच्छा कर रहा है, तो कौन से ऐसे इंडिकेटर्स को देखा जाए। और उन्होंने ऐसी 4 चीजों का जिक्र किया। पहला उन्होंने जिक्र किया कि आर द स्टूडेंट्स लर्निंग वेल, क्या हमारे जो बच्चे हैं वो सीख रहे हैं और उनका लर्निंग आउटकम बेहतर है या नहीं। आर दे इनोवेटिंग, क्या नवाचार
हम कर पा रहे हैं? एंड इज दिस इनोवेशन लीडिंग टू न्यू इन्वेंशन? क्या टेक्नोलॉजी हम नई बना पा रहे हैं या नहीं बना पा रहे हैं? और जो चौथा पॉइंट था वो था कि हाउस होल्ड सेविंग्स हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं। मुझे इस बात का आभास हुआ कि इन 4 चीज़ों में से 3 चीज़ें ऐसी हैं जो कहीं ना कहीं शिक्षा से जुड़ी हुई हैं, और जब आप शिक्षा की बात करते हैं तो वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति से जुड़ी हुई हैं। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मूल मकसद है कि हमारे बच्चों का लर्निंग आउटकम्स बेहतर हो, हमारे बच्चे क्यूरियस रहें, कौतूहलता उनकी बनी रहे, वो नवाचार की ओर आकर्षित हों, और जब नवाचार होगा और बेहतर सीखेंगे तो कहीं ना कहीं हम नई टेक्नोलॉजी, आज का जो डिजिटल युग है, उसमें हम बना पाएंगे। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति इन सब पहलुओं पर कार्य कर रही है। मैं कुछ एक बिंदुओं पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा, क्योंकि वैसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर बोला जाए तो बहुत कम समय में बहुत कुछ नहीं ज़्यादा बोला जा सकता है, लेकिन मैं मुख्यतः 3-4 बिंदुओं पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। जो सबसे पहली बात है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने पहली बार एक नीति के रूप में प्रारंभिक शिक्षा, बुनियादी शिक्षा को अपने दायरे में रखा है। 3 वर्ष से लेकर के 8 वर्ष का जो उम्र सीमा है, ये हमारे बच्चों के लिए बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि इसी समय मस्तिष्क का विकास होता है। और मध्य प्रदेश की बात कहें, शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन, चुनौती और संभावनाओं पर आयोजित इस कार्यशाला में विराजमान मान्यवर महामहिम श्रीमान मंगू भाई पटेल साहब, हमारे सबके सुपरिचित मध्य प्रदेश से छात्र जीवन के समय से, विद्यार्थी परिषद के काल से जिनका सतत संबंध रहा है, हमारे अपने लोकप्रिय शिक्षा मंत्री श्रीमान धर्मेंद्र प्रधान जी, मैं मध्य प्रदेश सरकार की ओर से आपका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। इस मंच पर ही विराजमान माननीय मंत्री उच्च शिक्षा श्रीमान इंदर सिंह परमार जी, माननीय मंत्री श्रीमान राव उदय प्रताप सिंह जी, माननीय मंत्री श्रीमती कृष्णा गौर जी, माननीय पूर्व प्रोटेम स्पीकर विधायक श्रीमान रामेश्वर शर्मा जी, हमारे वरिष्ठ नेता विधायक माननीय भगवान दास सबनानी जी, हमारी महापौर श्रीमती मालती राय जी, मंच पर उपस्थित समस्त अतिथिगण और आप सब, आज का ये शुभ दिन, और माननीय शिक्षा मंत्री ने विस्तार से सारी बातें कही है, और इस अवसर पर हमारे माननीय अतुल कोठारी जी और समस्त हमारे माननीय आगंतुक अतिथिगण जो आज कार्यशाला में अपना अपना मार्गदर्शन देंगे, मुझे भी इस बात की प्रसन्नता भी है, और ये हमारी सनातन काल की शिक्षा के माध्यम से दुनिया में भारत की पहचान, जब हम अपने वसुदेव कुटुंबकम के उस भाव की तरफ देखते हैं तो अतीत के उस गौरवशाली पृष्ठ में भारत दुनिया में कुलगुरु के नाते से जाना जाता है। और कुलगुरु की जब हम बात कहेंगे तो कुलगुरु का तात्पर्य हम अपने नियंता नहीं है, अधिष्ठाता नहीं है, हमारे जीवन की अच्छाइयों के साथ जोड़ करके जीवन में अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाने वाले मार्ग के माध्यम से हम गुरु की उस महत्ता को नमन करते हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है माननीय शिक्षा मंत्री जी, हमारे इसी भाव के आधार पर शिक्षा नीति भी हमने सबसे पहले लागू की, और कुलपतियों के नाम बदलकर कुलगुरु करने का भी अभियान हमारे राज्य में प्रारंभ किया है। जब हम अपने उस उदात्त भाव की तरफ ले जाते हैं तो शब्दों की भी अपनी महत्ता है, और शब्दों की महत्ता से हम वो सब कुछ जोड़ना चाहते हैं जिसके माध्यम से शिक्षा के आधार पर व्यक्ति के जीवन में बदलाव आएगा। व्यक्ति के जीवन में बदलाव के यद्यपि अतीत के बहुत सारे उदाहरण हमारे सम्मान्य गुरुओं के माध्यम से हर काल में, हर युग में, हर समय जब कभी किसी ने कोई बड़ा परिवर्तन किया है तो उस बड़े परिवर्तन के बदलाव में उसकी शिक्षा, उसके गुरुओं की बड़ी भूमिका है। भगवान राम के जीवन काल में भी हम अगर देखें तो भगवान राम और लक्ष्मण
अपने राजमहल में है, लेकिन विश्वामित्र अगर आते हैं और विश्वामित्र महाराज दशरथ से अपनी कठिनाइयों में सेना नहीं मांगते, उनको स्वयं को भी नहीं मांगते, वो केवल भगवान राम और लक्ष्मण को मांगते हैं कि आपके राजकुमार दे दो। बगल के जंगल में ये भारी उत्पात राक्षस मारीच सुबाहु, ये जो दूसरे का आतंक है, उसमें केवल राम और लक्ष्मण। और ऐसे में भी जब महाराज दशरथ कहते कि मैं राम लक्ष्मण को दूं, मुझे बड़े कठिन भाव से देने की हाँ करूंगा, तो मैं सेना दे देता हूँ, रथ दे देता हूँ, सारथी दे देता हूँ। उन्होंने कहा कुछ नहीं चाहिए, केवल आपके 2 बालक दे दो। और 2 बालक को जंगल के यथार्थ से परिचय कराते हुए हम अगर इसका विश्लेषण करें, यद्यपि ये धर्म के आधार पर हमारे सभी धर्माचार्य इसको अपने अच्छे ढंग से बात करेंगे, लेकिन कभी कल्पना करें कि विश्वामित्र जी भगवान राम और लक्ष्मण को अगर महल से मांग करके नहीं ले जाते तो हो सकता है रामायण के लिए और बाकी सारी बातों के लिए, लेकिन भगवान राम और लक्ष्मण ने जब अपने महल से कदम बाहर बढ़ाए तो उनके अंदर कॉन्फिडेंस भी आया, उनकी एक विराटता का आधार पर उनका जो दुनिया ने स्वरूप देखा है, तो चुनौतियों से युवा मुकाबला भी करते हैं, मार्ग भी निकालते हैं। और उसी के बाद हमने सबने देखा कि वो तो मारीच सुबाहु से जंगल को मुक्त कराने ले गए, लेकिन उससे आगे बढ़ते हुए गुरु और आगे लेकर के जनक नंदनी स्वयंवर जहां हो रहा था वहां तक ले गए। और माता सीता के स्वयंवर की घटना हम सब जानते हैं कि उस दौर में जब दुनिया के सारे महारथी आए हुए थे स्वयंवर में, लेकिन उस स्वयंवर के इतने बड़े आयोजन में भी भगवान राम ने धनुष यज्ञ के माध्यम से न केवल अपने बल पराक्रम पुरुषार्थ का परिचय दिया, बल्कि माता सीता का वर्ण करके वह 2 भुज से चतुर्भुज होकर के एक नए रिकॉर्ड की तरफ बढ़े, नए प्रकार से दुनिया ने उनका परिचय पाया। और ये जो उनका कॉन्फिडेंस बढ़ा बात के परवर्ती काल में, वनवास काल में, वो सारी चीजों से तो तब तो वो महाशक्ति रावण से मुकाबला और उस प्रकार का जीवन अलग दिखा। और ये उनका नहीं, यही शिक्षा की महत्ता भगवान कृष्ण के काल में भी देखते हैं। जब कंस को मारने के बाद शिक्षा की महत्ता के बलबूते पर आचार्य सांदीपनि के आश्रम में आते हैं तो 64 कला 14 विद्या सभी वेद पुराण, जिस प्रकार से भगवान का विराट रूप हम महाभारत के उस भीषण युद्ध में देखते हैं, उसमें आचार्य सांदीपनि का तो हमको परिचय होता है कि कोई अपने शिष्य को कहाँ से कहाँ ले जाते हैं। और ये उस काल में नहीं, ये आपने सही कहा कि IIT IIM वगैरह, तो मैं मान के चलता हूँ कि 2000 साल पहले भी जब विक्रमादित्य अपने शासन के सूत्र संभालते हैं तो चुनौती से तो मुकाबला हो गया, शकों को तो परास्त कर दिया, लेकिन शकों के परास्त करने के बाद सुशासन की बात जब करते हैं तो कहाँ कहाँ से नवरत्न जुटाए। कश्मीर से हमारे बीच में कालिदास आए, वराहमिहिर आए, धन्वंतरी आए, जो जुटा करके हमारी राज्य व्यवस्था में विद्वानों का संकलन, विद्वानों को जोड़ करके शासन के माध्यम से समाज में वो सारे परिवर्तन कैसे लाएंगे। वैसे ही आपने राजा भोज की बात कही, हमारे संजय जी ने, भारत सरकार के अधिकारी हैं, राजा भोज के उस शासन काल में बनाया हुआ ये जो जल रचना की बात मालवा में हुई, ये बात सही है। ये राजा भोज का बड़ा तालाब भी हमको उसी काल में ले जाता है, जिसके आधार पर आज भी वो तालाब की रचना की पद्धति वर्तमान में बीटेक वाले विद्यार्थियों के लिए और तकनीकी दृष्टि से भी बड़ी महत्ता है कि तालाब पानी ऐसा भराए कि जो अपने आप में भौगोलिक प्राकृतिक रचना हो और पानी का निस्तारीकरण इतना छोटा सा हो कि लागत कम और पानी ज्यादा स्टोर हो जाए और उसके आधार पर वो तालाब बन जाए। आमतौर पे बड़ा बांध बनाने की परंपरा तो अभी भी मुख्य धारा से बंद करके ही तालाब बनाने की है। तो ये प्राचीन गौरवशाली अतीत के उदाहरण भी हमारे सामने है और इसी आधार पर जब हम अपने शिक्षा नीति की तरफ देखते हैं तो यशस्वी प्रधानमंत्री का और माननीय धर्मेंद्र जी का जोरदार अभिनंदन करें, जिन्होंने शिक्षा नीति 2020 लागू करके उसके दायरे भी खोले और शिक्षा नीति जो हमारी भविष्य की चुनौतियों में अपनी सार्थक भूमिका अदा करे। अपने शिक्षित होने के साथ उस परंपरा के आधार पर जिसने 200 साल तक अपने सारे विद्यार्थियों के दायरे बहुत सीमित कर दिए,
एक विशेष नंबर का चश्मा लगा करके केवल कागज की डिग्री लेने के लायक शिक्षा नीति बन करके हमारी युवाओं के साथ जो अन्याय काम करने का काम अंग्रेजों ने किया, बाद के भी काल में कांग्रेस ने किया। मैं बड़े जवाबदारी के साथ कहना चाहूंगा कि आज की शिक्षा नीति में वो सारे दायरे खोले हैं जिसके आधार पर भारत दुनिया के अंदर अपनी बौद्धिक क्षमताओं के युवाओं के लिए एक उन्नत आकाश का मार्ग देता है। आओ आगे बढ़ो और सभी प्रकार के क्षेत्र में जो आपकी क्षमता योग्यता है सारे दायरे खोलकर बढ़ाने के लिए प्रेरित करता है। तो हमने अपनी शिक्षा नीति लागू करने के साथ अगर आगे बढ़े तो हमने पीएम एक्सीलेंस कॉलेज 55 खोले, जिसके आधार पर शिक्षा नीति के समेकित रूप से सभी प्रकार के वो सब विषय जोड़ करके जिसमें शिक्षा नीति को लागू करते हुए आगे बढ़ने का संकल्प किया। स्कूल शिक्षा के साथ उच्च शिक्षा में हमने विश्वविद्यालयों के भी लिए आज अपने भले ही ट्राइबल का बेल्ट हो, टंटिया मामा के साथ हमने खरगोन में विश्वविद्यालय दिया। तो 1857 के हमारे अमर योद्धा टंटिया मामा के साथ साथ हमने अपने गुना में भी विश्वविद्यालय खोलने का प्रयास किया। तो रानी अवंतीबाई के नाम पर सागर में, यद्यपि सागर में हरि सिंह गौर जी ने आज़ादी के पहले एक अपने विश्वविद्यालय की बड़ी सौगात दी थी, लेकिन सेंट्रल यूनिवर्सिटी बन गई। सेंट्रल यूनिवर्सिटी का सिलेबस भी लिमिटेड होता है, स्टेट के बच्चे तकलीफ में थे। ऐसे हमने विश्वविद्यालय भी देने का प्रयास किया और साथ ही साथ सांदीपनि विद्यालय के माध्यम से पूरे प्रदेश के अंदर सच में कितना अच्छा लगता सुनकर के भी कि सांदीपनि विद्यालय को 2